मैं डॉक्टर शाद अली खान, आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना में कार्यरत हैं। जैसे कि हम इस समय भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पूर्व जो संविधान की विशेषताएं बताई थी भारतीय संविधान की विशेषताओं में, उसमें लोकप्रिय, प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, दूसरा बिंदु बताया था निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान, तीसरा बिंदु बताया था सहमति और समायोजन का परिणाम, चौथा जो बिंदु बताया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और पांचवा लोकतांत्रिक राज्य, छठा गणराज्य, सातवां समाजवादी राज्य, आठवां धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य। आज हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे, जिसमें कठोरता एवं लचीलापन का समन्वय, यानी कि इस संबंध में हम कह सकते हैं कि कठोर संविधान संशोधन दो प्रकार के होते हैं। या तो कठोर होता है, यानी बहुत मुश्किल से उसमें संशोधन होता है, या फिर बहुत सरलता से उसमें संशोधन होता है। जैसे कि भारतीय संविधान ना तो ब्रिटिश संविधान की भांति लचीला और ना अमेरिकी संविधान की भांति कठोर है। भारतीय संविधान पूर्णतः मध्य मार्गीय है। यथा भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेद ऐसे हैं जैसे भारत में नए राज्यों का प्रवेश, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन आदि, जिनमें संशोधन के लिए भारतीय संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। संविधान की कुछ धाराएं, अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। संविधान की कुछ धाराएं ऐसी है जिन्हें दोनों सदनों के द्वारा अपने पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास कर सकते हैं। इसी प्रकार संविधान की कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिए न केवल संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, बल्कि संघ के आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 54, 55 और केंद्र राज्यों के कार्यपालिका शक्ति संबंधित अनुच्छेद 73 और 165, अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन से है, इसी प्रकार की धाराएं। कुल मिलाकर भारतीय संविधान में कुछ अर्थों में लचीलापन और कुछ में अर्ध कठोर और कुछ में बहुत ज़्यादा कठोर संविधान संशोधन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि संशोधन जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की है, जिसमें एक तो साधारण बहुमत की जरूरत होती है संसद की, और दूसरा जो संसद के 2/3 प्लस आधे का अनुसमर्थन, और तीसरा जो है हम कह सकते हैं संसद के 2/3 संसदों की बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कठोरता लचीलापन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम संविधान निर्माताओं द्वारा पारिभाषिक दृष्टि से एक कठोर संविधान का निर्माण किया जाने पर भी इस बात का ध्यान में रखा गया कि तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार के कारण भारतीय संविधान कुछ जल्दी ही किसी प्रकार की परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से भारतीय संविधान के संशोधन की पद्धति उतनी जटिल नहीं है जितनी कि अमेरिका या अन्य संघ राज्यों के संविधानों की संशोधन पद्धति। कुछ विषयों में तो संविधान संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित हो जाते हैं, जैसे उदाहरणतः नवीन राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन, भारतीय नागरिकता के जो परिवर्तन आदि कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान ना तो ब्रिटिश संविधान की भांति लचीला और ना अमेरिकी संविधान की भांति अत्यधिक कठोर है। हम दूसरा बिंदु लेते हैं इसके बाद में, संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक तो नाम मात्र की, एक राष्ट्रीय कार्यपालिका होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली में जो संसद के प्रति कार्य व्यवस्थापिका उत्तरदायी होती है, और कार्यपालिका गठन संसद में से होता है, यानी व्यवस्थापिका में से होता है। इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी हम ये देख सकते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से जो 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, जैसे अध्यक्षात्मक और संसदात्मक, उनमें संविधान निर्माताओं ने केंद्र राज्यों में संसदात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की वास्तविक और
सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है, यानी कार्यपालिका में निहित होती है, जिसे व्यवस्थापिका निर्वाचित करती है, जो व्यवस्थापिका के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर रहती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख ही होते हैं और वे अपने अपने उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाने का कारण यह था कि संसदात्मक शासन प्रणाली की क्रियान्विति सरल होती है और भारत के लोग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली के सिद्धांत और व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। लोक प्रभुता की दृष्टि से भी संसदात्मक शासन प्रणाली ही उपयुक्त होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संसदात्मक शासन प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय के बाद ही होता है, इसके साथ ही दिन प्रतिदिन भी होता रहता है। यानी संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसमें गोपनीयता होती है। इसका संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद का कार्यकाल अनिश्चित होता है, यानी कार्यपालिका कार्यकाल अनिश्चित हम कह सकते हैं, क्योंकि उसे संसद को हटना पड़ता है, यदि बहुमत नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमेरिका की तरह भारत और ब्रिटेन में व्यवस्था नहीं है। भारत और ब्रिटेन में थोड़ा भिन्न ये है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र की शक्ति भारत में राष्ट्रपति के पास में है, जबकि ब्रिटेन में ये सम्राट के पास में है। इसके पश्चात एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रथम में ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का एक यूनियन होगा, यूनियन ऑफ स्टेट जिसे हम कहते हैं। तो इसमें भारत एक संघ राज्य होगा, यानी यहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से जो दो प्रकार के, जैसे पहले हमने कहा संसदात्मक होता है, उसी प्रकार उसका एक अलग हिस्सा जो एकात्मक और संघात्मक, जिसमें जैसे संघात्मक में तो संसदात्मक में तो ये होता है कि शक्तियों का पृथक्करण, यानी शक्तियाँ कौन कौन सी है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और एकात्मक और संघात्मक में शक्तियों का विभाजन लागू होता है। विभाजन का मीन्स होता है शक्ति जो है वो जो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके आधार पर तय होता है। यदि जिस राज्य में एक केंद्र से ही शासन का संचालन होता है वह एकात्मक होता है, और जिसमें अलग अलग माध्यम बनाए जाते हैं, केंद्र के अलावा इकाइयों की अलग से सरकारें होती है, तो उसे हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। भारत में कुछ अद्भुत किया गया है, क्योंकि इसके पीछे रीजन था कि भारत नया जिस समय भारत एक नया राष्ट्र के रूप में उदय हुआ और भारत का क्षेत्रफल ज़्यादा था, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि उसके कारण संघात्मक के साथ साथ एकात्मक लक्षणों को भी अपनाया गया। यानी इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई भारत में और विद्यमान भी है। यानी संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित ना कर केंद्र और राज्य सरकारों के में विभाजित कर दी, जो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। संविधान लिखित और बहुत अधिक सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों का निर्णय का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनसे इसका झुकाव एकात्मक शासन प्रणाली की ओर स्पष्ट होता है, जैसे इखारी नागरिकता, इखारी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन आदि। अंत में राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत संकटकालीन घोषणा द्वारा तो स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था के रूप में बदला जा सकता है। संविधान के इन एकात्मक लक्षणों के आधार पर प्रोफेसर विहित तो कहते हैं कि भारत का नया संविधान ऐसी शासन व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक से अधिक अर्थसंघीय है। यह एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें कतिपय संघीय विशेषताएं हैं,
ना कि यह ऐसा संघात्मक राज्य है जिसमें कतिपय एकात्मक विशेषताएं हो। इसी प्रकार दुर्गादास बसु ने भी कहा था कि भारतीय संविधान ना तो पूर्ण संघात्मक है और ना एकात्मक, अपितु यह दोनों का मिश्रण है। यह एक नवीन प्रकार का संघ है, यानी इसे एक नवीन प्रकार का संघ बनाया। फिर भी इस संबंध में प्रोफेसर वीर और दुर्गादास बसु के विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिनके द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को मूल रूप में एकात्मक या अधिक से अधिक अर्थसंघात्मक कहा गया है। लेकिन यह तथ्य है कि भारतीय संविधान एक ऐसी संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। एंड स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को स्वीकार करते हुए संविधान सभा में कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, यानी इसको कठोर नहीं किया जा सकता। इसलिए संघात्मकता के साथ साथ कुछ एकात्मक लक्षण भी रखे गए। इसके पश्चात हम संसदीय सर्वोच्चता यानी संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों का मध्यम मार्ग यानी उन दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ समानताएं हैं। जैसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन ने भारत में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को असंदिग्ध और निर्विवाद रूप से स्थापित करने का प्रयास किया था, परंतु 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन ने 42वें संविधान संशोधन से पूर्व की स्थिति को पुनर्स्थापित कर दिया। अर्थात न्यायपालिका संसद और विधान मंडलों के द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। यदि कोई कानून संवैधानिक अनुच्छेदों के विपरीत है तो वह उसे अवैध घोषित कर रद्द कर सकती है। दूसरी ओर संसद न्यायालय के निर्णय को प्रभावहीन बनाने के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है। इस तरह भारतीय संविधान ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग अपनाता है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य मार्ग अपनाता है। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में द्वारा निर्मित कानूनों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका के सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसका अर्थ न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक है और न्यायालय संघीय व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस, यानी कहाँ पर, अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के आदेशों का परीक्षण कर यह निश्चित करता है कि कोई विधि या आदेश संविधान के उपबंधों के विरुद्ध तो नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने वाली विधियां या आदेशों को उसके द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसके कारण अमेरिका में न्यायपालिका बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध हो। न्यायालय के इस अधिकार के साथ ही संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ना तो ब्रिटेन के समान संसदीय प्रभुत्व को स्वीकार किया गया है, ना ही अमेरिका की भांति न्यायपालिका की सर्वोच्चता को, वरन उपयुक्त दोनों पद्धतियों के बीच की प्रणाली को अपनाया गया है। यानी डी.डी. बसु ने इस संबंध में कहा है कि संविधान ने अद्भुत ढंग से अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत एवं इंग्लैंड के संसदीय प्रभुत्व के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया है। या हम यह कह सकते हैं कि इसमें जैसे 1993 से लेकर अभी तक विशेष रूप से
न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायिक पालिका ने पहले से ही कुछ महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति जो आ रही है जिसमें न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली हो रही है। इसके पश्चात मौलिक अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान में हमने विशेष रूप से मौलिक अधिकारों को अमेरिका और आयरलैंड के संविधान यानी फिलहाल हमने अमेरिका के संविधान को लिया, परंतु आयरलैंड के संविधान में भी मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में इसको स्थान दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की व्यवस्था थी, जिसमें बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए आज भारत में विशेष रूप से 6 प्रकार के संविधान संशोधन हैं, संविधान जो संविधानों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो 6 प्रकार, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी हम इसका विस्तृत रूप से अध्ययन मौलिक अधिकारों के अध्याय में करेंगे। और भारतीय संविधान में इसके अलावा हमने मौलिक अधिकारों में जो एक जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, और उसमें ये जोड़ा गया था कि 21A जोड़ा गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा 21A जोड़ा गया, और उस 21A में ये लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा लेने का अधिकार होगा। यानी कि उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करेंगे। यानी इसे 21A में इसलिए जोड़ा गया कि मौलिक अधिकार यदि राष्ट्रपति के आपातकाल के द्वारा हटाए जाते हैं तो 21 अनुच्छेद है वह नहीं हटाए जाते हैं, जिसे जीवन का अधिकार कहते हैं। इस कारण 21A जोड़ा गया कि इसे भी आपातकाल में हटाया नहीं जाए, और इसे महत्व देते हुए भारतीय संविधान में 86वें संशोधन के माध्यम से इसे 21A में जोड़ा कि आपातकाल में भी यह लागू रहे और शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता रहे। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ही संवैधानिक मान्यता नहीं देता, बल्कि मर्यादाओं को भी संवैधानिक मान्यता देता है। राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं हित, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक नैतिकता और स्वास्थ्य, पिछड़ी हुई एवं अनुसूचित जातियां जनजातियों के हितों की रक्षा के नाम पर सर्वदा नागरिक स्वतंत्रता में मर्यादा लगा सकता है। यानी यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ इस प्रकार का अध्ययन कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, जो अध्याय 4 में है। यानी प्रथम अध्याय में राज्यों के नाम वगैरह है, और दूसरे अध्याय में नागरिकता है, तीसरे अध्याय में मौलिक अधिकार हैं, और चौथे अध्याय में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में के भाग 3 में जहाँ नागरिकों के वाद योग्य अधिकारों का उल्लेख है, वहीं भाग 4 में उनके वादहीन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से हम न्यायालय के माध्यम से इसके लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं। ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाते हैं। ये तत्व वादहीन होने पर देश के प्रशासन में मूलभूत हैं, उनकी न्यायालय में मांग नहीं की जा सकती। प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार को निर्वाचक मंडल के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ता है, अतः निर्वाचनों में इन तत्वों की क्रियान्विति के आधार पर सरकार की समीक्षा की जाती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो चौथे अध्याय में जोड़ा गया है, और ये राज्य के नीति निश्चित करने वाले तत्व हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से विशेष रूप से लिया गया है, और इसकी प्रकृति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी, किंतु तो भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों
को वैधानिक शक्ति तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक शक्ति अवश्य प्राप्त है। इन तत्वों में भारत राज्य को एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप देने के लिए आवश्यक सिद्धांतों की घोषणा की गई है। इस संदर्भ में जीएन जोशी ने यह कहा था कि ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात हमने जो भारतीय संविधान की विशेषताओं में मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन करते हैं, और मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन के बारे में हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान, क्यूबा, इराक, जापान, संयुक्त अरब गणराज्य, पूर्व सोवियत संघ आदि संविधानों की भांति भारत में भी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4A के रूप में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया, जिनकी संख्या उस समय 10 थी। मूल कर्तव्य में विशेष रूप से यह है कि संविधान का पालन, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को जिन आदर्शों से प्रेरणा मिली थी उन्हें हृदयंगम करना, उनका अनुसरण करना, भारत की प्रभुता और एकता, अखंडता परिपुष्ट करना, उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना, आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, भारत के सभी लोगों में समरसता और भारतत्व की भावना का निर्माण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना इत्यादि जो है संविधान में जोड़े गए थे, जो 10 मूल कर्तव्य थे। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 ईस्वी में के द्वारा नागरिकों का 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता एवं अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का श्रम करेंगे, यानी शिक्षा दिलवाने का श्रम करेंगे। तो इस कारण हमने इसमें 2 चीज़ जोड़ दी गई, 21A भी जोड़ दिया गया, और इसके अलावा 45 में भी संशोधन किया गया अनुच्छेद में, और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में भी एक कर्तव्य अलग से जोड़ा गया। आज इतना ही, धन्यवाद। आगे जो बचे हुए संविधान की विशेषताएं उसे कल अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।